हाँ, तो गुड मॉर्निंग सबको। और क्लास शुरू करते हैं और जो लोग आते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। ठीक है। आज हम लोग जो है म्यूटेशन ब्रीडिंग देखेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो गई है अब इस समय कि फिर 40 मिनट का मिलेगा, इतना हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा था, लेकिन उधर 15 दिन वैसे चला गया और इधर मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। तो कोई नहीं, अब शुरुआत करते हैं। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। म्यूटेशन क्या होता है? कौन बता रहा है म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन क्या होता है? क्यों सुषमा, सृष्टि, कौन बोल रहा है हमको? कौन बता रहा है? व्हाट इज म्यूटेशन? मैम सडन चेंज, सडन जेनेटिक चेंज या सडन हेरिटेबल चेंज, हम उसको म्यूटेशन कहते हैं ना। हाँ, तो आज हम लोग म्यूटेशन से ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है। तो म्यूटेशन आप लोग को पता है कि सडन चेंजेस होते हैं, उनको म्यूटेशन कहते हैं। सडन जेनेटिक चेंज या सडन हेरिटेबल चेंज, हम उनको कहते हैं म्यूटेशन। और जो है आज उसी के बारे में डिटेल देखेंगे। म्यूटेशन कैसे होता है, कोई बताएगा क्यों होता है म्यूटेशन? यस मैम। हाँ बताओ कौन। मैम क्रैशिंग ओवर के थ्रू भी म्यूटेशन हो। किससे वैदेही बताओ, क्या बता रही है? नहीं समझ सुनाई दिया। म्यूटेशन होता कैसे है? हाँ, कोई और बताओ। सृष्टि, सुनाई। एक्चुअली इनका आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। तो फिलहाल चलो हम लोग शुरू किया जाए, क्योंकि मेरी मजबूरी ये है कि हमको वो कब ख़त्म कर देंगे लोग पता नहीं है। तो आज हम लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग देखा जाए। लोग आएंगे तो जुड़ते जाएंगे, तो ये मेरी थोड़ी सी समस्या हो गई है। तो म्यूटेशन देखो, तुम लोग जैसे कि पता है कि सडन हेरिटेबल चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन ऑकर इन टू वे, दो तरह से हो सकता है। जैसे आपको हमने अभी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में हमने बताया था कि आपके म्यूटेशन जब भी होगा, जीन में म्यूटेशन होगा तभी वो हेरिटेबल होगा। अगर जीन में नहीं है, एनवायरमेंटल कंडीशन से म्यूटेशन है, तो वो जो है आपका अब सब लोग जुड़ते जाएंगे। अब जो है हम लोग अपना काम देखा जाए। तो म्यूटेशन हमने बताया कि सडन हेरिटेबल चेंज है। अब आपका हेरिटेबल कोई भी चेंज होगा तो हेरिडिटी का मटेरियल आपका डीएनए है, तो इसका मतलब चेंज आपका डीएनए में होना चाहिए। अब डीएनए आपका कहाँ कहाँ है? प्लांट के केस में आप देख रहे हैं तो डीएनए आपका साइटोप्लाज्म में भी है और आपका न्यूक्लियस में भी है। तो जब न्यूक्लियर डीएनए होगा तो उसको पॉइंट म्यूटेशन टाइप का होगा। साइटोप्लाज्मिक डीएनए, साइटोप्लाज्मिक डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा या आपका प्लास्टिड्स में होगा। तो इन दोनों में किसी में भी चेंज होता है तो वो म्यूटेशन आपका होगा। अब थोड़ा सा हम लोग म्यूटेशन देख लिया जाए। जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन जो होता है किस तरह से होता है? चेंज इन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए मॉलिक्यूल लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ प्रोटीन और प्रिवेंटिंग दैट ऑफ नॉर्मल प्रोटीन। इसका मतलब जीन या पॉइंट म्यूटेशन तब होगा जब आपका जीन के लेवल पे, अब जीन के लेवल पे चेंज कैसे हो सकता है? आपका क्रोमोसोम है, या तो उसका किसी डिलीशन की वजह से हो सकता है, डुप्लीकेशन की वजह से हो सकता है, इन्वर्जन की वजह से हो सकता है, ट्रांसलोकेशन की वजह से हो सकता है, या मतलब ये कह लो डीएनए आपको किसका बना है? बेस का बना हुआ है, ठीक है। और शुगर की आपकी वो लेयर है, तो या तो आपका किसी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, या तो इसमें कुछ चेंजेस हो,
या उसके मेन जो आपका लैडर है, उसके जो मेन स्ट्रिंग है उसमें चेंज हो, इन दोनों में किसी में भी चेंज होगा तो हम उसको म्यूटेशन कहेंगे। तो ये चीज़ है। अब इसमें पूछना है, जैसे तुम लोग पढ़ भी रहे हो काफ़ी डिटेल, तो हम पूछेंगे डिलीशन क्या होता है। जैसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन हुआ, क्रोमोसोम में म्यूटेशन दो तरह से हो सकता है, या तो जो उसकी मेन चेन है उसमें हो, या तो उसके बेसिस पे। तो डिलीशन क्या होता है, कौन हमको बता रहा है? डिलीशन या डुप्लीकेशन कोई बताएगा हमको? कॉन्सेप्ट है सुषमा? मैम क्रोमोसोम से उसका एक न्यूक्लियोटाइड या फिर एक उसका एक डीएनए का एक सेगमेंट अगर वो डिलीट हो जाता है किसी भी प्रोसेस के दौरान, उसको डिलीशन बोलते हैं। हाँ, कह सकते हैं। तो एक पोर्शन में क्या चीज़ आएगा रितिका? मैम डीएनए के कुछ बेस पेयर्स। हाँ, डीएनए के कुछ बेस पेयर। तो डिलीशन मतलब अगर जैसे आपका जो कोडॉन है हो या उसके जो बेस पेयर है, उसमें कोई चीज़ अगर आपका डिलीशन हो जाएगा तो आपका वो या हट जाएगा तो डिलीशन कहेंगे, या कोई किसी कमी हो गई। डुप्लीकेशन कोई और आपका बेस पेयर ऐड हो गया। इन्वर्जन मतलब कोई चेंजेस हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, मतलब एडेनिन की जगह थाइमिन आ गया या कुछ और आ गया, तो उसको हो गया ट्रांसलोकेशन, मतलब पोजीशन ही पूरी चेंज हो गई। और जीनोम म्यूटेशन क्रोमोसोम के सेट में ही चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो चेंजेस हैं वो आप लोग इसको थोड़ा सा सब सारे जो टर्म्स हैं, अगर जिनकी जेनेटिक्स बहुत अच्छी है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ है डीएनए में डीएनए में किसी भी तरह का अगर चेंज होता है, चाहे तो वो जो है वो आपका कोडॉन में मैसेज ही गलत जाएगा, कोडॉन में चेंज हो जाएगा, कोडॉन में चेंज हो जाएगा, प्रोटीन चेंज हो जाएगी, और यही प्रोसेस करते हैं। म्यूटेशन कितने परसेंट तक होता है, किसको बताएगा? म्यूटेशन अगर कोई चीज़ हो रहा है तो नेचर में कितनी परसेंट गुंजाइश होती है म्यूटेशन के होने की? जैसे सडन हेरिटेबल चेंज है तो कितनी परसेंट गुंजाइश है? आपके जो राजवीर सर हैं इसी पे पूरा उनका रिसर्च हो रही है। जो लोग इंटरेस्टेड हो म्यूटेशन ब्रीडिंग में, वो राजवीर सर के साथ काम करने को बोल सकते हैं। वो म्यूटेशन ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। म्यूटेशन सबसे बड़ी बात ये है कि म्यूटेशन जो भी है, आपने कोई चेंज किया या आपने कोई म्यूटेशन ब्रीडिंग किया, तो 0.1%, केवल 0.1% गुंजाइश होती है कि जो म्यूटेशन हो रहा है वो आपका पॉजिटिव चेंज हो या चेंज आपके लिए फेवरेबल हो। उस 0.1% में साइंटिस्ट या प्लांट ब्रीडर्स उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और ब्रीडिंग का प्लांट ब्रीडिंग में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, म्यूटेशन ब्रीडिंग काफ़ी सक्सेसफुल है, बहुत से इसके आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एक होता है, नेचुरल होता है, इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियल हम लोग इंड्यूस म्यूटेशन करते हैं, मैक्रो म्यूटेशन थोड़े से उसमें होगा, और मैक्रो मतलब डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा या फिनोटाइप में, और माइक्रो इनविजिबल फिनोटाइप चेंज। तो इतने तरह का म्यूटेशन देख लीजिए। उसके बाद म्यूटेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, जब म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं तो म्यूटेशन हम ब्रीडिंग तभी कर पाएंगे जब हम इंड्यूस करेंगे, क्योंकि नेचुरल म्यूटेशन 10% केसेस में हो सकता है। ये 10% बहुत हमने ज़्यादा बता दिया, मुश्किल से 1% केस में या 0.1% केस में होता है नेचर में, और बहुत लंबा समय से। तो हम उसको प्लांट ब्रीडिंग के रूप में नहीं हो, वो नेचुरल सिलेक्शन में वो लोग तभी म्यूटेशन को जो अच्छा हुआ उसको उन्होंने यूटिलाइज कर लिया। लेकिन अगर हमको म्यूटेशन ब्रीडिंग करानी है तो हम उसमें म्यूटेशन ब्रीडिंग खुद से कराएंगे। अब म्यूटेशन कैसा कैसा हो सकता है? लीथल हो सकता है, अगर कोई ऐसा म्यूटेशन हो गया कि ऐसे जीन कैरी कर रहा है कि वो बच नहीं सकता है, तो आपका लीथल हो गया। डोमिनेंट लीथल, अगर कोई एक भी जीन हो गया तो भी नहीं सर्वाइव करेगा। रिसेसिव लीथल, दो तरह के, होमोजाइगस किल कर देंगे, हेट्रोजाइगस नहीं किल करेंगे। सब लीथल, kill more than 50%, sub-vital less than 50%, vital don't reduce viability, crop improvement can utilize only such mutation। तो मेन चीज़ है लीथल म्यूटेशन आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, हमारे पास गुंजाइश केवल वाइटल जो म्यूटेशन होने के बाद भी चेंज होता है वही ये केवल हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लीथल सब लीथल म्यूटेशन हैव नो वैल्यू इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो हमारे पास सिर्फ जिस म्यूटेशन के हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में यूज़ करते हैं वो वाइटल म्यूटेशन होना चाहिए, मतलब उसमें 50% से कम जो है उसमें
लॉस होना चाहिए। कुछ हिस्ट्री आप देख लीजिए, ह्यूगो डी वेरिस, आपको पता है कि म्यूटेशन का टर्म दिया था। मूलर ने सबसे पहले एक्सरेज को यूज़ किया था ड्रोसोफिला में, उसमें म्यूटेशन देखा था। स्टैडलर ने गामा रेज से म्यूटेशन किया था। और जो है म्यूटेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये बात है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग सबसे पहले कहाँ हुआ था, स्वीडन, यूएसएसआर, जर्मनी, सबसे पहले स्वीडन में वो था। और मूलर ने जो है बाली में गामा रेज का प्रयोग किया था। ये एक तरह से 1927 की बात है। और फ्रिशबेलन और लीन 1942, फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ इंड्यूस्ड डिसीज रेजिस्टेंट इन क्रॉप प्लांट, एक्स-रे इंड्यूस्ड माइल्ड्यू रेजिस्टेंट इन बार्ली। तो ये एक हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं। टर्म म्यूटेशन ब्रीडिंग वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय फ्रिशबेलन and Lean. He referred mutation breeding as the deliberate induction and development of mutant line in crop improvement. तो आप ये देख लीजिए कि म्यूटेशन ब्रीडिंग, म्यूटेशन का टर्म किसने दिया, म्यूटेशन ब्रीडिंग का टर्म किसने दिया। उसके बाद गेगर ब्लैक्सली, फर्स्ट प्रूफ ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन इन प्लांट, रेडियम रेड, धतूरा स्ट्रोमियम में। तो इन लोगों ने 1927 में म्यूटेशन ब्रीडिंग धतूरा पे किया। और ऑर्बेक एंड रॉबसन, इन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ केमिकल इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो ये चीज़ें कुछ हिस्ट्री की है आपकी। उसके बाद म्यूटेशन ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग इज़ अ फंडामेंटल एंड हाईली सक्सेसफुल टूल। इस समय हम लोग बहुत अधिक म्यूटेशन ब्रीडिंग को यूटिलाइज कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग के रूप में। राइस की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू ही बनी है। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग इज़ अ फंडामेंटल एंड हाईली सक्सेसफुल टूल in the global effort of agriculture to feed an ever increasing and nutritional demanding human population, inducing desirable mutation and exploiting them for crop improvement। तो हमें क्या करना है, डिज़ायरेबल म्यूटेशन इंड्यूस करना है और क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए उसको यूटिलाइज हम करते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग इज कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस ट्रेट इन लार्ज सीड, न्यू कलर, स्वीटर फ्रूट that either cannot be found in nature or can be lost during evolution। तो ये है। अब म्यूटेशन ब्रीडिंग इज अप्लाइड व्हेन, कब अप्लाइड किया जाता है, डिजायरेबल वैरायटी एग्जॉस्ट इन कल्टिवेटेड स्पीसीज एंड जर्मप्लाज्म। तो अगर डिजायरेबल वैरायटी नहीं है या व्हेन अ डिजायरेबल वैरायटी हैव एन ओली। अच्छा, एक चीज़ है, इसके पहले जितने भी आपने ब्रीडिंग मेथड देखे हैं वो ज़्यादातर आपका मोनोजेनिक या ओलिगोजेनिक जीन से ज़्यादातर कंट्रोल होता है, जिसके पहले जितने भी देखे हैं। लेकिन आपका जब म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात आ रही है तो वो ओलिगोजेनिक और पॉलीजेनिक जीन से कंट्रोल हो सकता है और उनके में कोई डिफेक्ट आके उसको ये लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग में यूटिलाइज करते हैं। देयर इज टाइट लिंकेज बिटवीन डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल ट्रेट। Only one or two characters are to be improved in a fruit crop without changing its staple. Crop does not have sexuality, thus lack variability. The generation cycle is very large, such as plantation crop, fruit tree. Their mutation breeding is shortcut way of genetic improvement in ornamental plant। तो ये एक चीज़ है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग हम लोग नेचुरल सिलेक्शन को गए थे, हमने देखा था कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और बहुत रेजिस्टेंट होता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट जल्दी चाहिए तो आप पर्टिकुलर जीन में चेंज करके या किसी तरह से आप वो इंड्यूस करेंगे। तो एक तरह से ये शॉर्टकट मेथड है अपनी पसंद का ब्रीड पाने के लिए। आप देखो म्यूटाजेन कौन कौन से हो सकते हैं। म्यूटाजेन आपके हैं फिजिकल, किस तरह के हो सकते हैं म्यूटाजेन। म्यूटाजेन क्या होते हैं, कौन बता रहा है। तो म्यूटेशन करते हो, जैसे रेस हो गए, रेडिएशंस, हाँ केमिकल्स। हाँ, तो ये म्यूटेशन ब्रीडिंग में म्यूटाजेंस आता है। अच्छा, म्यूटेशन ब्रीडिंग आपका उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नेट के लिए भी। आप उसमें जैसे कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में कितने परसेंट गुंजाइश होती है म्यूटेशन ब्रीडिंग में, आप मतलब ये 0.1%। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने बुक में ज़्यादा दिखा नहीं, सबसे पहला कॉटन का म्यूटेंट जो है वो इंडिया में बना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए। पेपर्स बहुत ही छोटे छोटे उसमें आते हैं। डिलीशन और ये इंसर्शन और जो है ट्रांसवर्जन, ट्रांसलोकेशन का कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिएगा तो म्यूटेशन ब्रीडिंग समझने में बहुत आसानी होगी। तो म्यूटेशन दे दीजिएगा थोड़ा। हाँ, तो फिजिकल और केमिकल एजेंट जो भी है जो इन्हेंस करते हैं म्यूटेशन को, उनको कहते हैं म्यूटाजेन। म्यूटाजेन इज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और
म्यूटेंट और न्यू जेनेटिक कैरेक्टर राइजिंग और रिजल्टिंग फ्रॉम अ म्यूटेंट। तो इसमें टाइप ऑफ म्यूटाजन, फिजिकल म्यूटाजन होते हैं, फिजिकल और केमिकल। केमिकल म्यूटाजन में आपका अल्कलाइडिंग एजेंट, एक्रिडीन डाई, बेस एनालॉग। अच्छा, केमिकल म्यूटेंट जो है अलग अलग तरह से वो लोग यूटिलाइज करते हैं, किस में कौन सा केमिकल यूज होगा ये ब्रीडर सेलेक्ट करता है। फिजिकल में दो तरह के होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में पार्टिकुलेट रेडिएशन और नॉन पार्टिकुलेट होते हैं, और नॉन आयोनाइजिंग में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं। इसको आप लोग जरा इस डायग्राम से भी देख लीजिए। म्यूटाजन को दो पार्ट में, अच्छा म्यूटाजन का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, फिजिकल और केमिकल म्यूटाजन, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में नॉन पार्टिकुलेट, इसमें एक्सरे गामा रहते हैं। गामा गार्डन कभी कभी पूछता है, गामा गार्डन कहाँ है और क्या है। आज गामा गार्डन को लेकर, गामा गार्डन में गामा को स्प्रे कर, गामा रेस को स्प्रे करने के लिए पर्टिकुलर एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे गामा रे का स्प्रे किया जाता है। तो वो पर्टिकुलर बहुत, क्योंकि ये सब रेडिएशंस जो हैं वो हार्मफुल हैं। म्यूटेशन केवल प्लांट में नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन में भी कर सकते हैं, इसलिए इनको बहुत सावधानी से यूज़ किया जाता है। पार्टिकल रेडिएशन में है अल्फा रेज। और ये आपका केमिकल म्यूटेशन में अभी बताया था, एल्कलाइडिंग एजेंट, मस्टर्ड गैस, एक्रिडीन डाई, एक्रिडीन ऑरेंज, ये सब आपका बेस एनालॉग, यूरेसिल, ये सब जो है आपके म्यूटेजन है। अब केमिकल म्यूटेजन में एल्कलाइडिंग एजेंट में कॉज म्यूटेशन, एडिंग एल्किल ग्रुप एट वेरियस पोजिशन इन डीएनए, तो ये सब कुछ है। एक्रिडीन डाई इफेक्टिव म्यूटेजन है, इसको भी कई तरह से बेस एनालॉग डीएनए बेस से मिलता जुलता है, इन्होंने एनालॉग प्रोड्यूस किया और उससे उन्होंने चेंज करवाया। और नाइट्रिक एसिड, ये सब कुछ केमिकल म्यूटेजन है, आप लोग नाम याद रखिएगा। और फिजिकल म्यूटेजन, देयर प्रॉपर्टी एंड मोड ऑफ एक्शन, जैसे एक्सरे का क्या है अलग अलग म्यूटेजन की अलग अलग क्वालिटी, जैसे एक्सरे हाई पेनिट्रेटिंग एंड स्पर्सली आयोनाइजिंग, इंड्यूस म्यूटेशन बाय फॉर्मिंग फ्री रेडिकल। तो अलग अलग जो है किस तरह से म्यूटेशन क्या करते हैं। आप अगर म्यूटेशन ब्रीडिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन से तरह के रेडिएशन को यूज़ करना है या कौन से तरह के आप म्यूटेजन यूज़ करेंगे। अब जैसे फास्ट एंड थर्मल आयन, पार्टिकुलेट है, न्यूट्रल है, और कॉज क्रोमोसोमल ब्रेकेज एंड जीन म्यूटेशन। तो किस तरह का म्यूटेशन आप करवा रहे हैं, क्या आपको चाहिए, उसके बेसिस पे आप म्यूटेजन सेलेक्ट करेंगे। अब ए प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग, चॉइस ऑफ मटेरियल, इट शुड बी बेस्ट। अच्छा, चॉइस जब करेंगे मटेरियल की तो सबसे अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए जो जिसमें आप म्यूटेशन करा सकते हैं। म्यूटेशन में सिर्फ 0.1 चेंज करना है आपको, तो आप जो अच्छी वैरायटी हो उसी को लेकर फर्दर चेंज करेंगे। चॉइस ऑफ म्यूटेजन, अब वो प्लांट के किस प्लांट को ले रहे हैं, किस पार्ट को ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि क्या आप म्यूटेजन ले रहे हैं, आयोनाइजिंग ले रहे हैं, फिजिकल ले रहे हैं, केमिकल ले रहे हैं। म्यूटेजेनिक ट्रीटमेंट कितना ड्यूरेशन में होगा और किस चीज़ पे होगा वो भी डिपेंड करता है। LD50 की बात करते हैं तो LD50 मतलब 50% आपका ऐसे म्यूटेशन जो 50% ट्रीटेड इंडिविजुअल को किल भी कर सकते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है LD50 डोज कितनी है। तो ये सब चीज़ें। अब आ जाइए, अभी तक जैसे हम लोग अभी तक हम लोग जितने भी ब्रीडिंग के मेथड पढ़े थे, आज हम लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग भी देखेंगे। अच्छा, अभी तक जब आप F1 F2 कर रहे हैं तो मतलब फेलियल जनरेशन है, जब भी आपने किया। अगर आप जब बैक क्रॉस करते BC1 BC2, अब यहाँ पे जब जनरेशन की बात हो रही है तो वो आपकी म्यूटेशन ब्रीडिंग है। तो इसमें जब जनरेशन होगी M1 M2, तो कभी आपका क्वेश्चन में आता है किसी में म्यूटेशन ब्रीडिंग जब आएगी तो जो जनरेशन होगी, पहली जनरेशन ही हम जो लेते हैं M1 लेते हैं, और हम चॉइस सीड या किसी भी प्लांट में हम ट्रीटमेंट करके लेते हैं। तो अब देखो, हैंडलिंग सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन, M1 जनरेशन, सीड ट्रीटेड विद केमिकल म्यूटेजन शुड बी washed through and be planted as soon as possible. Large M1 generation is raised from treated seed. Wider spacing are grown, plant are grown to obtain useful mutation M1 generation. इसमें इसको हम छोड़ रहे हैं, आगे इसका डायग्राम होगा। अच्छा नहीं, mutation if has high mutation frequency, M1 generation size can be reduced, M1 plant should be crossed and pollinated, dominant mutation are selected. तो इसमें सेग्रीगेटिंग M1 जनरेशन में हम सीड में ट्रीटमेंट करते हैं, M2 जनरेशन में हम उसको फॉलो अप करते हैं,
और उसको स्क्रीन करते हैं विजुअल से, मैकेनिकल से, फिजिकल मेथड से। अब ये देख लो म्यूटेशन ब्रीडिंग ऑलिगोजेनिक ट्रेड में हम लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग जो यूज़ करते हैं किसी एक जीन पे करते भी नहीं है हम, या तो वो ऑलिगोजेनिक होगा या तो वो पॉलीजेनिक होगा। ऑलिगोजेनिक जीन में अब आप जब म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात करेंगे तो जब आप डायग्राम बना रहे हैं या आप लाइन डायग्राम बना रहे हैं तो आप यहाँ पे BC1 या आप P1 P2 ना करके यहाँ पे आप M1 लिखेंगे, म्यूटेशन ब्रीडिंग 1 फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे ही सीड आपने ट्रीट किया, ट्रीटेड सीड आर स्पेस प्लांटेड। हमने पिछली बार बताया था स्पेस प्लांटिंग क्यों करते हैं, कौन हमको बता रहा है स्पेस प्लांटिंग क्यों करा जाता है? कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए। कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे आपने ट्रीटेड जो सीड है आपने, अच्छा सुनो तुम लोग अपने अटेंडेंस, चूंकि अब मेरी क्लास 1, 2 या 3 ही रहेगी इस हफ्ते, हम कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें, तो तुम लोग की अटेंडेंस, तुम लोग जो है सब लोग आए हो, हम कोशिश तो करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन हर दिन की अटेंडेंस तुम लोग ज़रा वो करके दे देना ताकि जितने लोग रेगुलर प्रेजेंट रहे हैं उन लोग को कुछ उसका बेनिफिट मिल जाए। तो वो थोड़ा सा तुम लोग कर लेना, अटेंडेंस मार्क होती है और CBCS सिस्टम में स्पेशली। तो ये एक चीज़ हुआ। तो F1 M1 जनरेशन में आप स्पेस प्लांट करेंगे, सीड फ्रॉम इंडिविजुअल प्लांट आर हार्वेस्टेड सेपरेटली। अब हर एक प्लांट की सीड जो है इंडिविजुअली हार्वेस्ट होगा। अब M2 में अब इन्हीं को फिर इसमें जो प्लांट आपको सीड अच्छे मिले उनको आपने इंडिविजुअल, हर एक सीड का प्लांट की सीड आपने इंडिविजुअली ग्रो करी, आप इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी को आप ग्रो करेंगे। सीड फ्रॉम ऑल द प्लांट ऑफ ईच रो कंटेनिंग और suscepted to contain the mutant allele harvested separately। अब पहले प्लांट प्रोजेनी ग्रो कर दिया, उसमें जिसमें लग रहा है आपका डिजायर्ड करेक्टर, आपको लग रहा है कि इसमें म्यूटेशन हुआ है, उसको आप अलग से सेपरेट करेंगे। फिर थर्ड ईयर में M3 जनरेशन में इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी आर ग्रोन, सुपीरियर म्यूटेंट लाइन हार्वेस्टेड इन बल्क इफ दे आर होमोजीनियस, इन हेट्रोजीनियस प्रोजेनी इंडिविजुअल प्लांट में बी सेलेक्टेड। तो अभी पहले तो ये है कि आपको जो लग रहा है कि ये होमोजीनियस कंडीशन है, एक ही तरह का है, तो उसको आप कलेक्ट कर रहे हैं, बल्क कर रहे हैं, और अगर हेट्रोजीनियस है तो उसको फिर से आप देखकर आपकी पसंद का जो क्रॉप है उसको लेकर आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो पहले तो सीड में ट्रीटमेंट किया, उसमें आपने इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी बनाई, उसके बाद आपने पर्टिकुलर प्लांट प्रोजेनी को फर्दर ग्रो कराया, उसमें आपने डिजायर्ड करेक्टर वाले को फिर सेलेक्ट किया। फिर फोर्थ ईयर में M4 में क्या किया, प्रीमिलेनी यील्ड ट्रायल विद सुटेबल चेक एंड सुपीरियर लाइन सेलेक्टेड। ये क्या होता है? बहुत दिन बाद कर रहे हैं तो बताओ कौन बता रहे हैं प्रीमिलिनरी यील्ड ट्रायल क्या होता है? मैम चेक वैरायटी लगाते हैं जो मोर सुपीरियर वैरायटी होती है उस एरिया की, हाँ हाँ उसके साथ कंपेयर करते हैं। हाँ ठीक है, उससे कंपेयर करते हैं। तो हमेशा जो यहाँ के बाद सब सारी चीज़ें करीब करीब एक हो जाती हैं। प्रीमिलिनरी यील्ड ट्रायल उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे आपने किया है वहाँ की चेक वैरायटी लगाएंगे और उससे जो सुपीरियर लाइन होगी आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये होता है 3-4 साल लगता है M5 से M7, देखो 5th to 7 ईयर। इसमें क्या होता है, मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल होता है या आपका कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल होता है। ये आप जो वैरायटी आपकी सबसे सुपीरियर मिली उसको आप अलग अलग जगह लगवाएंगे और उसको उसमें देखेंगे उस पर्टिकुलर जगह से कौन से सुपीरियर वैरायटी निकल रही है या वहाँ की जो चेक वैरायटी है उससे सुपीरियर है कि नहीं। जब वो वैरायटी उससे सुपीरियर होती है तभी उसको एज अ वैरायटी रिलीज किया जाता है। तो 5th से 7th ईयर रिप्लिकेशन यील्ड ट्रायल एट सेवरल लोकेशन, आउटस्टैंडिंग लाइन रिलीज्ड एज अ न्यू वैरायटी। अब जिस जगह पे अगर कोई अच्छी वैरायटी है उसमें जहाँ पे सबसे फेवरेबल अच्छी वैरायटी है और वहाँ पे ये म्यूटेशन ब्रीडिंग का आप प्लांट लेगा और वहाँ पे ये वैरायटी उससे भी अच्छा परफॉर्म करिए तो वहाँ पे वो न्यू वैरायटी के रूप में उस पर्टिकुलर प्लांट को रिलीज कर देंगे। 8th ईयर सीड मल्टीप्लिकेशन है, अब आपको ऐसी कोई वैरायटी मिल गई तो आप उसको सीड को रिलीज करेंगे। तो ये है आपका ऑलिगोजेनिक ट्रेड में। अगर यही म्यूटेशन ब्रीडिंग पॉलीजेनिक ट्रेड में होता है, अच्छा ओलिगोजेनिक और पॉलीजेनिक क्या होता है कौन बता रहा है? मैम पॉलीजेनिक में ढेर सारे सीड्स होते हैं और ओलिगोजेनिक में 2 से अधिक ट्रेड्स देते हैं और फिर उनमें जो ब्रीडिंग होती है वो। कौन बोला, एक मिनट फिर से बोलो, या नहीं समझ में आया। मैम ओलिगोजेनिक में 2 से अधिक 10 तक
ट्रेट्स लिया जाता है, और जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स होते हैं उसमें 10 से अधिक ट्रेट्स होते हैं। ट्रेड्स होते हैं और मतलब वो जीन लेवल पे ट्रेड्स की बात हो रही है, एलील लेवल पे, ठीक है। यस मैम। हाँ, ये जो है आप ट्रेड या जिस भी उसको करें कि आपका जो ट्रेट है पर्टिकुलर वो एक जीन से वो हो रहा है, गवर्न हो रहा है तो मोनोजेनिक हुआ, 2 जीन से हो रहा है या 2 से अधिक जीन से अगर हो रहा है, 2 जीन हम नहीं लेकर चल रहे हैं, 2 जीन से जब अधिक जीन का हो रहा है तो वो आपका ऑलिगोजेनिक हुआ, और बहुत ढेर सारे जीन से अगर वो गवर्न हो रहा है पर्टिकुलर ट्रेट तो वो पॉलीजेनिक है। तो जब म्यूटेशन ब्रीडिंग करते हैं तो हम उसमें ऑलिगोजेनिक या पॉलीजेनिक ट्रेट्स को, पॉलीजेनिक ट्रेट्स को लेकर चलते हैं कि मतलब वो पर्टिकुलर ट्रेट आपके कई जीन या कई उससे एलील से आपका गवर्न हो रहा है। तो ये आपका M1 इसमें क्या हुआ, M1 में फिर वही होगा, M1 में म्यूटेशन ब्रीडिंग पेरेंट इसमें हम चॉइस कर चुके हैं। M1 ब्रीडिंग की बात तब आएगी आपने पेरेंट चूज कर लिया है, उस पर्टिकुलर यहाँ पे सीड को ट्रीट करते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो म्यूटेशन ब्रीडिंग करते हैं हम सीड को ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अभी राइस की म्यूटेशन ब्रीडिंग है, आप अगर राजवीर से तो करवा ही रहे हैं, गामा गार्डन में आपने उसको स्प्रे करवा दिया, आपने उसको कुछ दिन ट्रीटमेंट दे दिया, अब उस ट्रीटेड सीड को आप ग्रो कराएंगे और उसमें जितने चेंजेस हैं आप उसको लेकर चलेंगे। तो हम M1 पहली जनरेशन उसके पहले का जो आपने काम किया वो इसमें नहीं आ रहा है। मतलब आपने पहले सबसे अच्छा प्लांट सेलेक्ट किया, उसमें अगर आपको ब्रीडिंग करानी है आपने ब्रीडिंग करा दी, उसके बाद आपको सीड मिले, उस सीड में जो आपको लगा कि हाँ आप मतलब उस पर्टिकुलर सीड में आपने ट्रीटमेंट कराया, जब ट्रीटमेंट कराया तो ये इसका मतलब M1 के पहले भी आपने एक साल लिया होगा प्लांट सेलेक्ट करने में। अब इसकी सीड को आपने ट्रीटमेंट कराया, सीड फ्रॉम इंडिविजुअल प्लांट हार्वेस्टेड सेपरेटली। सेकेंड ईयर में क्या है, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रो, फर्टाइल विगरस नॉर्मल लुकिंग प्लांट आर हार्वेस्टेड। अच्छे प्लांट्स को लेकर चलेंगे, खराब प्लांट नेचर भी रिजेक्ट कर देता है, और उसके अलावा अगर आप कुछ बच्चे कुछ हैं तो आप उसको लेकर नहीं चलते हैं उसकी सीड। अब इनका आपने सीड कलेक्ट किया, सीड को M3 में आपने सीड कलेक्ट किया, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी को आपने ग्रो कराया, सुपीरियर प्लांट इसमें से भी आपने सेलेक्ट किया। फोर्थ ईयर में इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी आर सेलेक्टेड फॉर द प्लांट ग्रोथ, सुपीरियर homozygous line harvested in bulk। अब सुपीरियर होमोजाइगस लाइन से जरूरत है कि हमको पता हो कि हाँ इस पर्टिकुलर लाइन में म्यूटेशन हुआ है। सेग्रीगेटेड लाइन यूजुअली रिजेक्टेड, जिस लाइन में चेंजेस आ रहे हैं उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। फिर प्रीमिनरली यील्ड ट्रायल होता है, सुपीरियर लाइन इसमें भी सिलेक्ट होगी। फिर 6 से 8 साल में आपका रिप्लिकेशन यील्ड ट्रायल या कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल, आउटस्टैंडिंग रिलीज वैरायटी एज न्यू वैरायटी, और उसके बाद जब आपको एक आउटस्टैंडिंग वैरायटी मिल जाएगी तो उसको आप एज अ वैरायटी रिलीज कर देंगे, सीड मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये म्यूटेशन ब्रीडिंग का प्रोसीजर हुआ। अब ये देख लीजिए वेजिटेटिव क्रॉप्स में, ये तो आपका जो ऑलिगोजेनिक और पॉलीजेनिक जीन है, ये आपका राइस व्हीट इन सब चीज़ों में मतलब जो सीड्स होते, सीड्स जो ऐसे होते हैं उनको, उनमें आपका जो कमर्शियली यूटिलाइज सीड है धान वान में ये यूज होता है। अब देखो इन वेजिटेटिव प्रोपेटेक्टर म्यूटेशन एंड एक्सप्रेशन फॉर्म ऑफ किमारास, हमने किमारास बताया था कि किमारास जेनेटिकली चेंज होता है। किमारास रिफर टू जेनेटिकली डिफरेंट टिश्यू इन अ इंडिविजुअल हैज वन टाइप ऑफ टिश्यू इन वन पार्ट एंड अदर टाइप ऑफ टिश्यू। तो किमारास कभी कभी आ सकता है वेजिटेटिव में जब होता है, तो जैसे आपका जो वेजिटेटिव प्लांट में आपको ग्रोथ दिखती है, कलर के चेंजेस बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं, उनमें जो प्रोपोगेशन होता है वो इस तरह से होता है। In apical bird, axillary bird, adventitious bird, there are two functional layer, outer और inner। अब इसमें change जो करते हैं किमारास प्रोड्यूस करने के लिए, when the change is in inner or outer layer, it is known as mericlinal change and periclinal change, and when the inner part is changed is sectoral change। 3 तरह के किमारास होते हैं। किमारास में देख लो ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं कि इनकी पेरिक्लिनर अगर केवल पहली अपर लेयर में चेंजेस हो रहे हैं तो पेरिक्लिनर है, मेरिक्लिनर पहली या दूसरी लेयर में चेंज हो रहा है मेरिक्लिनर, और अगर उसके अलावा अंदर तक चेंज हो रहा है तो उसको कहते हैं सेक्टोरल। टाइप्स ऑफ किमारास हमने लिखा हुआ है, मेरिक्लिनल किमारा म्यूटेशन ऑकर इन वन लेयर along with the side of apex, periclinal one or more layer at the top of the apex,
और ये है सेक्टोरल। सेक्टोरल में म्यूटेशन ऑकन मल्टीपल एट द टॉप ऑफ द एपेक्स। तो ये 3 तरह का जो वेजिटेटिव में आएगा वो लेयर्स के वाइज हम उसको वो करते हैं, किमारास प्रोड्यूस किया जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग में। ड्यू टू इट्स पोजिशन द सेल डिवीजन प्रोडक्ट ऑफ म्यूटेटेड सेल गिव राइज टू सेक्टोरियल, मतलब किसी एक सेल में या किसी में उस सेल से जो ग्रोथ होगी वो आपके चेंजेस होंगे। एप्लीकेशन क्या का है, डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव वेराइटी राइस बार्ली। क्योंकि समय कम है और इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, आपको हम ये कंटेंट तो दे ही देंगे, नेट पे भी अवेलेबल है। वीट राइस वाली इंडक्शन ऑफ मेल स्टेरिलिटी, ये आपने देखा था कि जो मेल स्टेरिलिटी है CGMS और ये सब क्रॉप CMS, ये आप किसी भी उसमें इंड्यूस कर सकते हैं, तो वो भी म्यूटेशन ब्रीडिंग का भी एक पार्ट हो जाता है। क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी, आप म्यूटेशन से वेरिएबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट ऑफ अडेप्टेशन, तो अडेप्टेड जो म्यूटेशन से कुछ आप अडेप्टेशन बढ़ा सकते हैं। अचीवमेंट क्या क्या है, अचीवमेंट देख लीजिए, इतने 2252 म्यूटेंट वैरायटी प्रोड्यूस्ड हैं और 667 थ्रू यूज़ ऑफ म्यूटेशन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कई चीज़ें हैं। कुछ केमिकल म्यूटेशन, अमंग द केमिकल म्यूटेशन EMS रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम म्यूटेंट वैरायटी। इंडिया में 259 म्यूटेंट वैरायटी हैज़ बीन डेवलप्ड। तो ये जो है वेजिटेटिव और नॉन वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड दोनों क्रॉप में म्यूटेशन ब्रीडिंग का यूज़ किया जाता है। इम्प्रूवमेंट अचीव्ड इन डिफरेंट कैरेक्टर्स थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग इन सम क्रॉप, या कुछ क्रॉप है हाई यील्डिंग वैरायटी बार्ली का, राइस का, कुछ क्रॉप्स हैं, इनको हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा। मेरिट क्या है, मेरिट है इंड्यूस म्यूटेशन इज यूज टू इंड्यूस CMS, इथेरियम बोराइड हैज़ बीन यूज फॉर CMS इन बार्ली। म्यूटेशन ब्रीडिंग इज चीप एंड रैपिड मेथड। कौन कह रहा है ये चीप एंड रैपिड मेथड है, कोई कहेगा? चीप इसलिए म्यूटेशन ब्रीडिंग में और कुछ नहीं करते, एक बार आपने ट्रीटमेंट किया और उसी सीड को आप लेकर बार बार आप ग्रो करा रहे हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। मेन ये पूरा फार्मिंग का काम है, बस आप पहले M1 में आपने म्यूटेशन कराया है। म्यूटेशन ब्रीडिंग इज इफेक्टिव फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर्स। म्यूटेशन ब्रीडिंग इज सिंपल, क्विक एंड बेस्ट एंड easy way when new character is to induce। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग का प्रयोग हम लोग न्यू कैरेक्टर को इंड्यूस करने में। डिमेरिट्स भी है म्यूटेशन ब्रीडिंग, कभी कभी जो है डिलीटोरियस हो जाता है, अनडिजायर्ड कैरेक्टर आ सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। आपने म्यूटेशन ब्रीडिंग कर तो दिया, आपने रेज डाल दिया, आपने केमिकल डाल दिया, आपको ये नहीं पता है वो किस सेल या किस टिश्यू को डैमेज कर रहा है, आपके डिजायर्ड करेक्टर सेल है कि नहीं, वो आपको नहीं पता है। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी जो लॉस है हमारे साथ की, हमको सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में म्यूटेशन ब्रीडिंग को सर्टिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। म्यूटेशन ब्रीडिंग लिमिटेड स्कोप फॉर द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वांटिटिव और पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स, लेकिन पॉलीजेनिक में इसका यूज होता है। हाईलाइट्स ऑफ सम ग्लोबल म्यूटेंट वैरायटी, इसमें जेनेटिक एनहांसमेंट ऑफ राइस है ग्लोबल वैरायटी में, साबरमती सोनारा, डेवलपमेंट ऑफ डाउट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट इन वीट। तो ये सब जो है आपका कुछ वैरायटी है साबरमती सोनारा में, ये ड्राउट रेजिस्टेंट होता है। अदर अचीवमेंट, गोल्डन प्रॉमिस से कुछ गामा रेस से कुछ प्रोड्यूस आपकी म्यूटेंट ब्रीडिंग की राइस हैं, वीट की वैरायटी हैं, बार्ली की वैरायटी हैं, कुछ अर्ली जनरेटिव वैरायटी है, कुछ डिफरेंट कलर्स की वैरायटी है जो कि म्यूटेशन ब्रीडिंग से लिमिटेशंस है। रैंडम और म्यूटेशन हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, ये सबसे बड़ा उसका वो है। रेयर एंड प्रिडोमिनेंटली रेसेसिव म्यूटेशन जो है वो ज़्यादातर म्यूटेशन रेसेसिव ही होते हैं। म्यूटेशन कैन बी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव प्लीयोट्रॉपिक इफेक्ट ऑन अदर हेल्थ रिस्क हो सकता है। म्यूटेशन इज मोस्ट म्यूटेंट, कभी कभी म्यूटेशन का ब्रीडिंग में यूज है, म्यूटेशन आपने किया लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका म्यूटेशन सक्सेसफुल हो। फील्ड ट्रायल जर्म प्लाज्म स्टोरेज एक्सपेंसिव है, ये कुछ लिमिटेशंस है। कंक्लूजन, म्यूटेशन प्रोसेस जनरेट्स रैंडम जेनेटिक वेरिएशन, म्यूटेंट प्लांट आर यूजफुल इन ट्रेड। म्यूटेशन ब्रीडिंग, म्यूटेशन का डिटेक्शन करना ये सब कॉस्ट इफेक्टिव है। इट हैज़ बीन कंपैरेटिवली एडवांटेज, कॉस्ट इफेक्टिव, क्विक प्रूवन क्रॉप वैरायटी जनरेटेड थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ म्यूटेशन। तो ये इसका ये है, चलो ख़त्म हो गया। तो ये था म्यूटेशन ब्रीडिंग, हम आपको कंटेंट दे देंगे क्योंकि ये था म्यूटेशन ब्रीडिंग में मेन चीज़ ये है कि आपको क्रॉप की वैरायटी आपको जाननी है कि कौन कौन सी क्रॉप थी, कुछ उसके डिटेल,
और दूसरी बात वेजिटेटिव में कीमारास के बारे में पढ़ लीजिएगा कि कौन पेरिक्लिनल, मेरिक्लिनल और आपका जो है सेक्टोरल। उसके अलावा म्यूटेशन ब्रीडिंग का जैसे और चीज़ों में आपने देखा है ना कि सारा प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है वो देख लीजिए। M1 जनरेशन में ही सीड का ट्रीटमेंट होता है, उसका मेरिट और डीमेरिट इतना आप देख लेंगे तो आपका ये म्यूटेशन ब्रीडिंग का पोर्शन खत्म होता है। तो ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिला जाए। आज और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, 3 मिनट है अभी हमारे पास, तो क्यों वेस्ट किया जाए। तो जल्दी जल्दी हमने इसलिए कर लिया कि खत्म हो जाएगा तो बीच में बड़ा दिक्कत हो जाती है। और बताओ छवि, समझ में आ रहा है? म्यूटेशन ब्रीडिंग अच्छा है, काम हो रहा है इस पे। Yes, मैम अच्छा है। अच्छा टॉपिक है। और म्यूटेशन का एडवांस कौन बता रहे? रितिका बता रही हो क्या एडवांटेज दिखा, क्या डिसएडवांटेज दिखा? मैम एडवांटेज में मैम कोई भी नए तरह की वैरायटी हमको जल्द नए से तरह जल्द। की वैरायटी, हाँ सबसे देखा। रुचिका तुम बताओ, डिसएडवांटेज भी है कुछ? रुचिका आवाज नहीं आ रही है। रुचिका आवाज नहीं आ रही है। म्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ अभी भी आवाज नहीं आ रही रुचिका। हाँ बताओ, आवाज नहीं आई अभी, नहीं आ रही आवाज रुचिका तुम्हारी। छवि अच्छा तुम बताओ निगेटिव क्या है? रुचिका तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। छवि, म्यूटेशन ब्रीडिंग का क्या क्या डिसएडवांटेज है? मैम कभी जो characters चाहिए होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, वो भी खत्म हो सकते हैं हाँ म्यूटेशन की वजह से। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। म्यूटेशन कभी भी हम लोग क्यों, अब म्यूटेशन को क्यों हमेशा बुरा हम लोग समझते थे? क्यों रुचिका? तुम कान वाला हटाओ, आ नहीं रही आवाज तुम्हारी। क्यों बुरा हम लोग समझते थे? क्योंकि सडन हम लोग कभी भी सडन, हाँ हाँ बताओ। मैम क्योंकि म्यूटेशन एक सडन चेंज होता है और हो सकता है ये चेंज सही के लिए भी हो, सही के लिए बहुत कम चेंजेस होते हैं, जो हाँ म्यूटेशन सही। होते हैं अक्सर बेकार के लिए होते हैं। और हम लोग देखते हो नेचर जो है कभी भी गलत चीजें नहीं चुनती है, नेचर हमेशा सही चीजें, इसीलिए म्यूटेशन आप देख लो। अगर आपने देखा तो अगर म्यूटेशन नेचर में 10⁻⁻1 लाख में एक म्यूटेशन होता है, नेचर से इतनी गलती कभी नहीं होती है। तो नेचर ने जो सेलेक्ट किया वो सबसे बड़ी चीज है। और हम क्या कर रहे हैं, हम जो है म्यूटेशन ब्रीडिंग करके, हो सकता है हमने किसी एक जीन में पर्टिकुलर चेंज कर दिया, हमने उस स्टेट को ला दिया, लेकिन हो सकता है जब आपके जीन सारे लगे हुए हैं, हो सकता है किसी एक जीन में उसने अनडिजायर्ड चेंज कर दिया जो आज आपको रिसेसिव है। लेकिन रिसेसिव चेंजेस आपको पता है कि जब पहली जनरेशन में रिसेसिव चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जनरेशन जब आप आपको उसमें फिर भी होमोजाइगोसिटी चाहिए, तो आप उसको सेल्फिंग करवाएंगे। तो जब 10 जनरेशन बाद हो सकता है वो रिसेसिव करेक्टर डोमिनेंट हो जाए और वो बहुत नुकसान हो। ये एक वजह है, और इसीलिए सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में उसको जगह नहीं मिल पाती है, ये बहुत मुश्किल होता है उसको सर्टिफाई करने में। तो ये एक चीज़ है। और कुछ? कल मेरे ख्याल से पॉलीप्लॉइडी पढ़ा जाएगा, तुम लोग तो आप पढ़ के आना पॉलीप्लॉइडी